कल हम लोग कार्बन परिवार के तत्वों की भौतिक गुणों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कार्बन परिवार के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक क्रियाशीलता में सबसे पहले कार्बन परिवार के तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। तो देखिए लिखा है, इस वर्ग के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड मतलब MO तथा MO2 सूत्र वाले ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको सिलिका भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि जो कार्बन परिवार के तत्व हैं वह दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक MO सूत्र वाला, दूसरा जो है MO2 सूत्र वाला ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन जो है, जैसे कार्बन के मुख्य जो ऑक्साइड हैं हम लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2 होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कार्बन जो है कार्बन सब ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड बनाता है, जबकि लेड जो है मिश्रित ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए लेड का एक ऑक्साइड है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड उसको बोलते हैं। PbO4 ये लेड का मिश्रित ऑक्साइड है। अब मिश्रित क्यों कहा गया? इसमें देखिए दो प्रकार के ऑक्साइड इसमें जोड़ करके ये आपका ऑक्साइड बना हुआ है। तो देखिए दो प्रकार के ऑक्साइड का मतलब एक आपका लेड मोनोऑक्साइड, दूसरा लेड डाइऑक्साइड। 2PbO × PbO2 मतलब 2PbO और PbO2 को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका Pb3O4 आएगा। इसमें दोनों प्रकार के ऑक्साइड उपस्थित हैं, मतलब लेड मोनोऑक्साइड भी है और लेड डाइऑक्साइड, दोनों को मिला करके यह मिश्रित ऑक्साइड बना हुआ है। फिर जो ऑक्साइड होते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले या अवस्था वाले ऑक्साइडों की तुलना में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। अब देखिए जैसे कार्बन के ही ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो जो अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला ऑक्साइड है वो अधिक अम्लीय होगा। जैसे CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और पूछा जाए कि CO और CO2 में अधिक अम्लीय कौन है तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 है। इसलिए CO जो है उदासीन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति घटती है। अब जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, तो इनके जो ऑक्साइड हैं जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इनकी अम्लीयता जो है धीरे धीरे घटती जाएगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अम्लीय है, जर्मेनियम का ऑक्साइड जो है वो दुर्बल अम्लीय है, और ये जो टिन ऑक्साइड है वह उभयधर्मी है, और लेड का ऑक्साइड भी उभयधर्मी है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं अम्लीयता इसकी घटती जा रही है। दूसरा है हाइड्रोजन से क्रिया। तो हम लोग जानते हैं समान रूप से कि किसी वर्ग का तत्व जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, उसी प्रकार से इस वर्ग के तत्व भी माने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन इत्यादि भी हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बन जो है संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो बना यौगिक है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए ये जितने भी जैसे CH4 है, C2H4 है, C2H2 है, ये सब क्या है, कार्बन के हाइड्राइड हैं। अब इसमें कार्बन के हाइड्राइड में कुछ संतृप्त हैं और कुछ असंतृप्त हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि संतृप्त कार्बन का जो संतृप्त हाइड्राइड होगा तो कार्बन इसमें क्या होगा, कार्बन की जो चारों संयोजकताएँ होंगी वो एकल बंध द्वारा संतृप्त होंगी। जैसे CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 की देखिए संरचना ये होता है, कार्बन बीच में और एक एक हाइड्रोजन सिंगल बंध के द्वारा या एकल बंध के द्वारा ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े होते हैं। तो हम कहेंगे ना कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है एकल बंध द्वारा संतृप्त हैं,
इसलिए हम कहेंगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि C2H4 जिसको एथीन कहते हैं और C2H2 जिसको एथाइन कहते हैं, इसमें C2H4 में क्या होता है, एथीन में डबल बॉन्ड होता है और C2H2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग जानते हैं जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वो आपका असंतृप्त यौगिक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि C2H4 और C2H2 क्या हैं, ये असंतृप्त कार्बन के हाइड्राइड हैं, जबकि CH4 ये संतृप्त कार्बन का हाइड्राइड है। उसी प्रकार से सिलिकॉन और जर्मेनियम भी संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्राइड बनाते हैं। सिलिकॉन के हाइड्राइडों को हम सिलेन कहते हैं, जो सिलिकॉन का हाइड्राइड होगा उसको हम सिलेन कहेंगे। जैसे SiH4, Si2H6, तो SiH4 में क्या है, एक सिलिकॉन है तो इसको कहेंगे मोनोसिलेन, और इसमें दो सिलिकॉन है इसलिए इसको कहेंगे डाइसिलेन। जर्मेनियम के भी 3 हाइड्राइड हैं, GeH4, Ge2H6, Ge3H8। जैसे एल्केन का होता है तो कार्बन, यहाँ पर कार्बन की जगह जर्मेनियम आ गया है, ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन रहता है तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये जर्मेनियम के 3 हाइड्राइड इस प्रकार यहाँ पर बने हैं, ये सब के सब जो है संतृप्त हाइड्राइड हैं। और टीन और लेड जो है वो टेट्राहाइड्राइड बनाता है, जैसे SnH4, PbH4, ये आपके टीन और लेड के हाइड्राइड हैं। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता है, क्योंकि जो तत्व और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो धीरे धीरे जो है वह दुर्बल होता है, मतलब उसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसलिए उनका स्थायित्व तो घटेगा लेकिन अपचायक गुण जो है बढ़ेगा। अपचायक गुण जानते हैं ना कि किसी पदार्थ का अपचायक गुण वो कितना आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है। तो अगर नीचे से ऊपर से नीचे आने पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध अगर कमज़ोर हो रहा है तो वह हाइड्राइड जो है आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण बढ़ता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करके ये समान रूप से डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। MX2 और MX4 सूत्र वाले डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे यहाँ पर X की जगह यहाँ पर अगर Cl रख देंगे तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये स्थायी है और इसका जल अवघटन नहीं होता है, परंतु अन्य के जो आपके हाइलाइड होते हैं जैसे टेट्राक्लोराइड जो होंगे, जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, तो अन्य के जो टेट्राक्लोराइड होंगे उनका जल अवघटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। डी उपकोष अपूर्ण होने के कारण इनका जल अवघटन होता है। SF4 और टीन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड को छोड़कर शेष जो टेट्राहैलाइड होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं, जबकि ये दोनों जो है वह आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे जल सेव क्रिया। तो समान परिस्थितियों में ये जल सेव क्रिया नहीं करते हैं, परंतु लेड को छोड़कर इन्हें रक्त तप्त गर्म करके जलवाष्प प्रवाहित करने पर अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको गर्म कर दिया जाए, रक्त तप्त गर्म कर दिया जाए और उस पर भाप माने जल का वाष्प अगर प्रवाहित किया जाए तब ये अभिक्रिया करते हैं। लेकिन लेड जो है तब पर भी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे कार्बन को रक्त तप्त गर्म करके और जब उस पर जलवाष्प या भाप इस पर प्रवाहित करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? वाटर गैस या जल गैस कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण को हम वाटर गैस या भाप अंगार गैस या जल गैस कहते हैं। इसी प्रकार से सिलिका भी जल से अभिक्रिया करके यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। फिर आगे देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया। तो टीन तथा लेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। टीन और लेड, तो टीन अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। लेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लेड क्लोराइड और हाइड्रोजन यहाँ पर प्राप्त होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा टीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराया जाता है तो ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि लेड जब अभिक्रिया करता है
तो लेड नाइट्रेट बनता है। जैसे देखिएगा, कार्बन की अभिक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल से कराने पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जल प्राप्त होता है। जबकि लेड जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। माने लेड जो है अपना नाइट्रेट बनाता है, जबकि अन्य तत्व जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अपने जो है ऑक्साइड बनाते हैं और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगला देखेंगे क्षारों से अभिक्रिया। तो कार्बन क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्षारों से अभिक्रिया करके क्रमशः सिलिकेट तथा जर्मेनेट बनाते हैं। माने कार्बन जो है जैसे क्षार से अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पर अभिक्रिया करके सिलिकेट और जर्मेनेट बनाएंगे। जैसे सिलिकॉन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम सिलिकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जर्मेनियम की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो सोडियम जर्मेनेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जबकि टीन और लेड जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्रमशः स्टेनाइट और प्लम्बाइट बनता है। तो जैसे देखिए, टीन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर सोडियम स्टेनाइट और हाइड्रोजन बनता है, जबकि लेड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम प्लम्बाइट और हाइड्रोजन देता है। मतलब कि सिलिकॉन और जर्मेनियम तो अपने अपने सोडियम जैसे सिलिकॉन जो है सोडियम सिलिकेट देता है, जर्मेनियम सोडियम जर्मेनेट देता है, जबकि टीन सोडियम स्टेनाइड देता है और लेड जो है सोडियम प्लम्बाइड देता है। और कार्बन जो है वो क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। और फिर है ऑक्सी अम्ल का बनना। हम लोग जानते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो कार्बन परिवार के तत्व भी ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। जैसे देखिए H2CO3, अब H2CO3 में देखिए ऑक्सीजन है और इस वर्ग का तत्व कार्बन भी है, तो हम कह सकते हैं कार्बन ऑक्सी अम्ल बनाया। इस कार्बन के ऑक्सी अम्ल को यहाँ पर हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से सिलिकॉन, इस कार्बन की तरह सिलिकॉन भी यहाँ पर देखिए ऑक्सी अम्ल बनाया है, जिसको हम सिलिसिक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग कार्बन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इसको हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाएगा तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं। थैंक यू।